नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के यानी कि ज्योग्राफी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं और आगे आने वाले सभी एग्जाम में इनके पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ये वीडियो देखना है आपको, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ दोस्तों मैं आपके लिए, ठीक है। तो यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और यदि वीडियो पसंद आएगा तो ही लाइक करना, ठीक है। चलिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपके कितने सवाल सही होते हैं, ठीक। आज के इस वीडियो में दोस्तों जियोग्राफी यानी कि भूगोल के हम पढ़ने वाले जो क्वेश्चन हैं वो भारत का भूगोल के क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये विश्व भूगोल के हैं, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है, ठीक है। ये सवाल दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कई लोगों को, कई स्टूडेंटों को इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजिया होता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रहण की बात होगी तो याद रखना, बस एक ही चीज याद रखना है कि जब भी सूर्य ग्रहण की बात होगी तो चांद टांग अड़ाएगा। कौन अड़ाएगा? चांद टांग अड़ाएगा। बस इतना सा याद रखना आपको, ठीक है। देखिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति जब भी बनती है ना, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आएगा? चंद्रमा आएगा, तभी कौन बनेगा? सूर्य ग्रहण बनेगा, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी तब चंद्र ग्रहण होगा। इसलिए सवाल नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है, तो ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है, ठीक। चलिए, देखिए दोस्तों, जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने के कारण सूर्य की चमक की सतह दिखाई नहीं पड़ती तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये सूर्य है भैया, ये पृथ्वी है, यहाँ से सनलाइट आ रहा है, ठीक है। मान के चलो बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया, तो अब पृथ्वी वालों को सूर्य की सतह दिखाई पड़ेगी क्या? नहीं दिखाई पड़ेगी। बस यही कहानी क्या है? यही कहानी है सूर्य ग्रहण की, ठीक है। देखिए, जब सूर्य का कुछ भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब सूर्य का पूरा भाग छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण दोस्तों याद रखना हमेशा अमावस्या को होता है। अमावस्या की रात कैसी होती है दोस्तों? हमेशा याद रखना, अमावस्या की रात हमेशा काली होती है, और जो पूर्णिमा होती है उसकी रात कैसी होती है? उसकी रात दोस्तों उजाला वाली होती है, ठीक है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया मतलब पूरा सूरज ढक गया, तो अमावस्या काली रात होती है, याद रखना दोस्तों। इसलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या को ही होता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, देखिए मैंने बोला था ना कि बस आपको सूर्य ग्रहण में याद रखना है कौन बीच में आता है? चांद। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा को होता है। ये 2 चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के जो कप का आकार का मुख होता है दोस्तों याद रखना, उसे कहते हैं क्रेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? क्रेटर कहते हैं, ठीक। चलिए, देखिए, ज्वालामुखी दोस्तों याद रखना भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ है, लावा, राख तथा भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं, और बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा जो रहता है दोस्तों, वो शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं, ठीक है। और ज्वालामुखी उद्गार में दोस्तों निकलने वाली गैसों में सबसे अधिक प्रतिशत किसका होता है? ये कभी एग्जाम में पूछ ले तो याद रखना दोस्तों, वाष्प का होता है। ये अभी पूछा गया लेटेस्ट सवाल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, देखिए दोस्तों, लेटेस्ट सवाल इसलिए बताता हूं मैं क्योंकि मैं पूरे भारत के अंदर जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं ना, सभी गोल्ड क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लेकर आता हूं, ठीक। चलिए, तो याद रखना है आपको सभी चीज कि ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं, ठीक है। हवा में जो शीघ्र ही लावा ठंडा हो जाता है और छोटे छोटे टुकड़े बदल जाते हैं उसे सिंडर कहते हैं, ये भी याद रखना है। और ज्वालामुखी उद्गार में निकलने वाली गैसों में सबसे अधिक प्रतिशत किसका होता है? तो वाष्प का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 5 स्टार तो लगा ही लेना, ठीक है। स्ट्रोम्बोगिरी ज्वालामुखी दोस्तों याद रखना लिपारी द्वीप पर स्थित है, इसे ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोगिरी ज्वालामुखी को कहा जाता है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, लिपारी द्वीप पर स्थित है, याद रखना। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है?
दोस्तों विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी मतलब क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? जिससे दोस्तों लगातार क्या निकलता है? लावा निकलता रहता है, ठीक है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? जिससे बहुत समय के बाद, बहुत बहुत दिनों के बाद कभी निकलता है, कभी सो गए, जैसे प्रसुप्त नाम ही है ना, कभी सो गए कभी उठ गए ऐसा। लेकिन सक्रिय मतलब क्या होना है? हमेशा जागता रहना, ठीक है। मतलब क्या होता है? इससे लगातार क्या निकलता है? लावा निकलता है, ठीक है। तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू ज्वालामुखी दोस्तों हवाई द्वीप में यूएसए में स्थित है। ये विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब इससे कंटिन्यू लगातार क्या निकल रहा है? लावा वगैरह निकल रहा है। किस महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहा जाता है? तो याद रखना, प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहा जाता है। द रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन क्या कहा जाता है? द रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन क्या है ये है प्रशांत महासागर, इसे अग्निवलय भी कहा जाता है। याद रखना, प्रशांत महासागर में दोस्तों सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है भाई साहब जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ये जो क्वेश्चन अभी सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। कोटोपैक्सी इक्वाडोर क्या है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। और विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजस डेल साल्डो, ये एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, इस चीज को भी याद रखना है। देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछे तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो ओजस डेल सालाडो एंडीज पर्वतमाला पे। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत, वही बताया ना कि प्रशांत, ठीक है, प्रशांत नहीं प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, यानी कि शांत ज्वालामुखी, ये एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, ठीक। ये सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो याद रखना दोस्तों, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान जो कहलाते हैं बेल्ट कहलाते हैं। अफ्रीका के दो घास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक शीतोष्ण से एक उष्ण से। तो शीतोष्ण जब भी आएगा तो शीतोष्ण में क्या छिपा हुआ है? शीत। शीत मतलब क्या होता है दोस्तों? ये होता है ठंडा। क्या होता है शीत मतलब? ठंडा। ठंडा को क्या कहते हैं? कोल्ड। कोल्ड कहते हैं ठंडा को, ठीक है। कोल्ड कहूँ या बेल्ट कहूँ, ये चीज याद रखना। तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? बेल्ट कहलाते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं भाई साहब सवाना। क्या कहलाते हैं भाई साहब? सवाना कहलाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान बेल्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान बेल्ट बता दिया, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की कांगो नदी दोस्तों याद रखना विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और अफ्रीका की जो मकर रेखा है दोस्तों याद रखना, मकर रेखा जो है उसे लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। कौन सी नदी 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। और आपने सुना होगा दोस्तों, माही नदी किसको 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, है ना। ये मान के चलिए क्या है दोस्तों, ये है पृथ्वी, ठीक है। ये 0 अंश अक्षांश रेखा जो होती है इसको कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है आपकी कौन सी? कांगो नदी, और मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? ये अफ्रीका की लिम्पोपो नदी काटती है। ये तीनों फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओरी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो माओरी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है भाई साहब? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अच्छा, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बताइए। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन। कौन सी जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। अच्छा, कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो पिग्मीज। कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मीज, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा, पिग्मीज, ठीक है। न्यूजीलैंड में माओरी। और उत्तरी अमेरिका की आपको पता होगा फेमस है रेड इंडियन। कहाँ? उत्तरी अमेरिका की कौन सी है फेमस? रेड इंडियन। उत्तरी अमेरिका की या कनाडा की, ठीक है। तो ये चारों चीज याद रखना है आपको, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, कालाहारी मरुस्थल की कौन सी हो गई? कालाहारी मरुस्थल की बुशमैन, ठीक है, बुशमैन, ठीक है, बुशमैन। देखिए दोस्तों, बुशमैन बुशमैन बुशमैन, इससे क्या लग रहा है आपको कि एक मैन यानी कि एक आदमी है जो बुश कर रहा है, ब्रश कर रहा है, और कौन से कलर से कर रहा है? काला कलर से कर रहा है, ये आप याद रख सकते हो।
कांगो बेसिन, कांगो बेसिन का कौन सा बताया था मैंने, कांगो बेसिन का बताया था पिगमीज, क्या बताया था कांगो बेसिन का, पिगमीज, क्या बताया था कांगो बेसिन का, पिगमीज, ठीक है। इसके बाद न्यूजीलैंड का तो माओरी है ही, ठीक है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका का बताया था रेड, क्या रेड इंडियन, क्या बताया था भाई साहब, रेड इंडियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, अंटार्कटिका है। पहली चीज तो दोस्तों याद रखना, मरुस्थल किसे कहते हैं, जहां कुछ नहीं होता उसे मरुस्थल कहते हैं, एक मोटी मोटी आम बोलचाल की भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अंटार्कटिका में कुछ होता है कि नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्यों, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप में दोस्तों याद रखना पूरी बर्फ से ढका हुआ है, तो वहां कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मरुस्थल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता दोस्तों कि जहां पर दोस्तों कटीली झाड़ियां पाई जाती है, जहां पानी नहीं पाया जाता, इस प्रकार का आपके जो माइंड है दोस्तों उसमें इस प्रकार की आप क्या करते हैं, एक पिक्चर बना के रख लेते हैं कि मरुस्थल का मतलब सिर्फ होता है कि जहाँ कुछ नहीं होता, पानी नहीं होता, रेता होती है, वहाँ तो ऊँट चलते हैं मरुस्थलों में, ऐसा नहीं, ठीक है। मरुस्थल का मतलब जहाँ कुछ नहीं होता, तो अंटार्कटिका में जहाँ बर्फ ढकी है दोस्तों, तो वहाँ पर कुछ होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए अंटार्कटिका भी दोस्तों याद रखना एक मरुस्थल है, और ये सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल लिखा हुआ है, ये कालाहारी मरुस्थल की क्या विशेषता है बताइए, ठीक है। तो कालाहारी मरुस्थल दोस्तों याद रखना, ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है ये बताइए, कालाहारी मरुस्थल आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। सहारा मरुस्थल के बारे में याद रखना है, ये विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म मरुस्थल है, कहाँ, सहारा मरुस्थल। अच्छा, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल पूछ ले तो ये अटाकामा, अटाकामा है विश्व का सबसे शुष्क मतलब समझ रहे हो ना, शुष्क मतलब थोड़ा सा नमी वाला, ठीक है। और अंटार्कटिका क्या है, ये सबसे बड़ा है। अच्छा, ऐसा कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जिसमें मरुस्थल नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जिसमें क्या है, ज्वालामुखी नहीं है। अब पूछ रहा है कि मरुस्थल नहीं है, तो विश्व का ऐसा कौन सा, विश्व में दोस्तों याद रखना ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं है, तो दोस्तों याद रखना एकमात्र महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, ठीक है। याद रखना यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है, भू आविष्टित देश का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, ऐसा देश जो कोई समुद्र को टच नहीं करता, क्या है, ऐसा देश जिसकी सीमा किसी समुद्र को टच नहीं करती, ठीक है। जैसे भारत है, भारत क्या भू आविष्टित देश है क्या, नहीं है, ठीक है। भारत के अंदर अगर मैं मध्य प्रदेश बोल दूं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश भू आविष्टित देश है, ठीक है, भू आविष्टित राज्य है, ठीक है, क्योंकि उसकी सीमा किसी भी किसको टच नहीं करती, समुद्र को टच नहीं करती। लेकिन भारत की सीमा दोस्तों दक्षिण में आपने देखा होगा 9 राज्य हैं जिनकी सीमा क्या है, समुद्र से लगी हुई है, ठीक है, इसलिए भारत भू आविष्टित राज्य नहीं है। तो विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित राज्य है दोस्तों कौन सा, ये है आपका कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में गिनी तट पर चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवा का स्थानीय नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हरमट्टन, क्या होगा, हरमट्टन दोस्तों याद रखना, एक शुष्क हवा है, एक गर्म हवा है, और जिसका स्थानीय नाम क्या है, हरमट्टन। कहाँ की है ये, सहारा रेगिस्तान के गिनी तट पर चलने वाली है। इसी को दोस्तों याद रखना डॉक्टर हवा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर हवा भी कहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों वहां पर रहने वाले लोगों को फायदा करती है, ठीक है, इसलिए इसको डॉक्टर हवा भी कहते हैं। इस चीज को याद रखना है, किसको, हरमट्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील दोस्तों याद रखना विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील, ठीक है, खारे पानी की कैस्पियन, मीठे पानी की सुपीरियर, सबसे गहरी बेकाल। अच्छा, ये टीटीकाका झील दोस्तों याद रखना, इसको कहा जाता है हनीमून लेक, क्या कहा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हनीमून लेक के नाम से किस झील को जाना जाता है, टीटीकाका झील को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, टीटीकाका झील को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो याद रखना दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर, कौन सी जोड़ती है दोस्तों, भूमध्य मतलब भू, ठीक है, लाल सागर मतलब ला, भूला, कौन, सुएज, भूला सुएज, भूला सुएज, ठीक है, ऐसा याद रखना। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को, भू से भूमध्य सागर, ला से लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। अच्छा, पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती है दोस्तों कैरिबियन सागर को, किसको जोड़ती है, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से, कौन जोड़ती है, पनामा नहर कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अच्छा, कील नहर किसको जोड़ती है, तो देखिए दोस्तों कील नहर दोस्तों ये देखिए उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ती है,
तो कील नहर जोड़ती है, ठीक है। और केपी नहर किसको जोड़ती है, तो केपी नहर दोस्तों भारत के दो राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनके बीच में कौन सी नहर है, तो याद रखना दोस्तों केपी नहर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा के धूल के मैदान को क्या कहा जाता है, तो चंद्रमा के जो धूल के मैदान है दोस्तों उसको कहा जाता है शांति सागर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चंद्रमा के धूल मैदान को शांति सागर कहा जाता है, ठीक। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ लास्ट में। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटेनिया है। और भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर है। इसके साथ ही दोस्तों आज का ये जीके का बुलेटिन समाप्त होता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।